Hi everyone, so once again welcome you all on Law Vita. Here this is Aradhya Gupta and this video is in continuation with the previous one. As in the last video we discussed about the confession under Indian Evidence Act, where we discussed that what is the meaning of Indian confession, what are the certain landmark cases regarding the same, and what is the difference between admission and confession. There I have explained very well the 10 differences which are well enough for writing an answer. Apart from that, I also discussed the two types of confession and the difference between the same, that is the difference between judicial and extrajudicial confession. So if you haven't watched that video, I'll recommend that just watch that video first, because इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 24 से 30 डिस्कस करने जा रहे हैं कन्फेशन के अंदर. तो इन सेक्शंस को पढ़ने से पहले आपको सारे बेसिक्स पता होने चाहिए, बिकॉज देयर विल बी कमिंग सर्टेन वर्ड्स जिसका मतलब आपको प्रीवियस वीडियो से you'll get them. So for that I'll leave the link in the description box. उसके अलावा आपको पॉपअप पे भी ऊपर आ रहा होगा, सो आप पहले उसको देखिए एंड देन जस्ट वॉच दिस वीडियो. सो वी जस्ट बिगिन. हम लोग सेक्शन 24 से 30 सारे सेक्शंस खत्म करके आज कन्फेशन हम लोग कंप्लीट कर देंगे एंड आफ्टर दैट वील प्रोसीड विद समथिंग अदर. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. Alright, so laws dealing with confession are contained in section 24 to 30 of Indian Evidence Act. ये अभी तक हम लोगों ने काफ़ी बार जान लिया है कि कन्फेशन से रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, वो 24 से 30 हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, और इन्हीं सेक्शंस के अंदर कन्फेशन के सारे प्रोविजंस एक्सप्लेन हैं. पहला है सेक्शन 24. So basically I'm not reading here the Barrack language, ठीक है. So I'll recommend you just have your Barrack along with you while you are reading from this video, और आप पहले वीडियो पॉज करके आप Barrack लैंग्वेज देखिए, ठीक है. उसके बाद आप यहाँ पे इस सेक्शन को रीड करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं इंग्रेडिएंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ. आई एम नॉट रीडिंग द Barrack लैंग्वेज, एंड बेसिकली इंग्रेडिएंट्स Barrack लैंग्वेज से ही डिराइव होते हैं. इट्स जस्ट इनटू ब्रेक पार्ट्स, राइट. सो what it states, section 24, it lays down the rule for the exclusion of the confession which are made non वॉलंटरीली. तो बेसिकली ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर कोई अक्यूज़ अपने क्रिमिनल प्रोसीजर, जो भी उसने क्राइम किया है उसके रिगार्ड में जो भी प्रोसीजर चल रहा है, उस दौरान वो कोई ऐसा कन्फेशन करता है जो कि कोर्ट को लगता है इट इज़ नॉन वॉलंटरी, मतलब वो उसने अपनी इच्छा से नहीं दिया होगा, जो उसने अपना जुल्म कबूल किया है, जो अपने उसने गुनाह कबूल किया है कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, जिसके रिगार्ड में प्रोसीजर चल रहा है सारा, और उसको अक्यूज़ कंसिडर किया जा रहा है. तो जो उसने कन्फेशन किया है, कोर्ट को अगर लगता है दिस इज़ नॉन वॉलंटरी, मतलब उसने अपनी स्वेच्छा से नहीं दिया, उसको धमकाया गया था, उसको डराया गया था, या उसको कोई ना कोई लालच दिया गया था कि तुम एक काम करो, तुम अपना गुनाह कबूल करो और तुम उसके बदले मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा. तो अगर इस तरीके का कोई भी नॉन वॉलंटरी उसको बेट प्रोवाइड किया गया है, सो उस ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कन्फेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है. दैट विल बी एक्सक्लूडेड. तो क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स? सो वेरी फर्स्ट इज स्टेटमेंट इन क्वेश्चन इज कन्फेशन. जरूरी है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो एक कन्फेशन होना चाहिए जिसके अंदर अक्यूज ने अपना गिल्ट एक्सेप्ट किया है, या फिर उसने कुछ ऐसा इन्फरेंस दिया है विद दैट वी कैन एनालाइज या वी कैन कंक्लूड दैट ही हैज़ कमिटेड दैट पर्टिकुलर क्राइम, ठीक है. सेकेंड, सच कन्फेशन हैज़ बीन मेड बाय द अक्यूज. जरूरी है कि जो कन्फेशन इन क्वेश्चन है या जो स्टेटमेंट इन क्वेश्चन है वो अक्यूज ने ही बोला हो, ठीक है. दैट वाज गिवन बाय अक्यूज. थर्ड, इट हैज़ बीन मेड टू अ पर्सन इन अथॉरिटी. इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि जो स्टेटमेंट अक्यूज ने दिया है वो किसके सामने दिया हो, किसी ऐसे पर्सन के सामने दिया हो दैट वाज अ पर्सन इन अथॉरिटी, मतलब जिस उस पर्सन की अक्यूज के ऊपर एक डोमिनेंस थी, एक ओवर अथॉरिटी थी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लेमैन्स लैंग्वेज में बोलूँ कि आवर पेरेंट्स are person in authority towards us, ठीक है. they have the authority or they have the dominance. We can say police is a person in authority, so ऐसे पर्सन के सामने दिया, दैट वॉज अ पर्सन इन अथॉरिटी. फोर्थ, कन्फेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय रीजन ऑफ एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी. जो कन्फेशन दिया गया है, जो कन्फेशन ऑब्टेन किया गया है बाय दैट पर्सन इन अथॉरिटी, दैट वॉज डन बाय सम इंड्यूसमेंट, कि उसको डरा के, उसको धमका के, या उसको कोई प्रॉमिस दे के, कोई प्रलोभन दे के वो स्टेटमेंट उगलवाया गया है, ये भी ज़रूरी है. और किसने उगलवाया या किसने ऑब्टेन किया है? दैट पर्सन इन अथॉरिटी. नेक्स्ट, such threat, inducement or promise must have reference to the charge against accused. याद रखने की चीज़ है कि जो धमकाया गया है, जो डराया गया है, या फिर जो प्रॉमिस दिया गया है उस अक्यूज़ को, वो उसके चार्जेस से ही कनेक्टेड दिया गया हो. मतलब फॉर एग्जांपल प्रॉमिस के कंटेक्स्ट में कहूँ तो पर्सन अथॉरिटी ने बोला कि तुम मुझे सब बता दो कि तुमने गुनाह कबूल किया है या नहीं किया, तुम पूरी पूरी बात मुझे बता दो, मैं तुम्हें छुड़वाऊंगा या मैं तुम्हारे ऊपर से सारे के सारे चार्जेस हटवा दूंगा. या फिर किसी पर्सन अथॉरिटी ने डरा के बोला कि
तू मुझे बता वरना मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, वट एवर, ठीक है। तो ऐसा उसका जो थ्रेट इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस है वो चार्जेस से कनेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट थ्रेट इंड्यूसमेंट एंड प्रॉमिस मस्ट इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट बी सफिशिएंट टू गिव द अक्यूज ग्राउंड विच वुड अपीयर टू हिम रीजनेबल फॉर सपोजिंग दैट बाय मेकिंग इट ही वुड गेन एनी एडवांटेज और अवॉइड एनी ईवल ऑफ अ टेम्पररी नेचर इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। तो ये जानना ज़रूरी है, कोर्ट को ये लगना ज़रूरी है कि जो थ्रेट इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस दिया गया था वो मिलने के बाद, वो ऑब्टेन करने के बाद जो अक्यूज पर्सन था उसे या तो लगा कि ठीक है ये सामने वाले पर्सन ने मुझे ऐसा प्रॉमिस दिया है और जिससे कि मुझे कोई एडवांटेज मिल सकता है, कि इसने मुझे प्रॉमिस किया कि मुझे बचाएगा तो ये मुझे बचा सकता है, तो मैं इसको सच बता देता हूँ। या फिर वो ऐसे डरा रहा है, ऐसे धमका रहा है कि मैं तुम्हारा घर जला दूंगा या फिर मैं तुम्हारे फैमिली वालों के साथ ऐसा ऐसा कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं कोई टेम्प्रेरी ईविल को बचाने के लिए ही, उसको अवॉइड करने के लिए ही अक्यूज ने अपना सारा का सारा गुनाह या जुल्म कबूल किया था, ठीक है, कन्फेस किया था। तो ज़रूरी है कि वो TIP दैट इज थ्रेट इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस उस को इन्फ्लुएंस करे अक्यूज को, ठीक है। अब पर्सन अथॉरिटी के रिगार्ड में क्या है, ही इज़ वन हु हैज़ अथॉरिटी टू इंटरफेयर इन द मैटर चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज, कि वो पर्सन अथॉरिटी एक ऐसा पर्सन है जिसके पास अथॉरिटी है जो भी चार्जेस अक्यूज के ऊपर लगे हैं उन चार्जेस में इंटरफेयर करने का, ठीक है। दैट पर्सन इज नोन एज, या फिर दैट पर्सन इज कंक्लूडेड एज अ पर्सन इन अथॉरिटी। नाउ वी आर हैविंग 2 केसेस है, उसके बाद हमारा सेक्शन 24 पूरा हो जाएगा। द फर्स्ट केस इज दर्शन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर AIR 1975. So what it was held that the settled law is that a conviction can be based on confession if it is proved to be voluntary and true. तो ये बोला गया है कि एक किसी भी स्टेटमेंट पे किसी भी कोड ऑफ लॉ के सामने अगर कोई कन्फेशन ये प्रूव हो जाता है कि ये एक ट्रू है, मतलब जो वो कन्फेशन कर रहा है दैट वाज ट्रू, और वो वॉलंट्री है, मतलब किसी भी थ्रेट इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस के रेफरेंस में नहीं है, दैट वाज वॉलंट्री, उसने खुद की इच्छा से और फ्रीली दिया है, तो वो कन्फेशन के बेसिस पे कन्विक्शन किसी भी अक्यूज का हो सकता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। इन द नेक्स्ट केस इज भेरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1994. सो इट वाज हेल्ड दैट व्हेन कन्फेशनल स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड बाय JME's जुडिशियल मजिस्ट्रेट with all the precautions and care and due care, and which was corroborated by direct and indirect evidence, was considered as a voluntary confession. तो यहाँ पे ये बोला गया कि इस केस में जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया था पूरे प्रिकॉशंस के साथ, ठीक है। और जो कन्फेशन था, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था, उसे सारे एविडेंशियरी वैल्यूज और सारे एविडेंसेस के साथ, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उसके साथ कोरोबोरेट किया, मतलब सारा चेक एंड बैलेंस पूरा किया था, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा किया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कि उसके सामने स्टेटमेंट दिया गया, उसने सारे प्रिकॉशंस के साथ लिया और उसने कोरोबोरेट भी किया बाकी एविडेंस के साथ, सो सच स्टेटमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ वॉलंटरी कन्फेशन, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन 24 क्लियर हो गया होगा केसेस के साथ, इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो बेसिकली जस्ट यही है कि ऐसा कोई भी कन्फेशन जो कि नॉन वॉलंटरी कन्फेशन है या नॉन वॉलंटरी स्टेटमेंट है, उसे कन्फेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा, दैट विल बी एक्सक्लूजन ऑफ द कन्फेशन, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 25 के टुवर्ड्स। So section 25 states the confession to police officer not to be proved, कि कोई ऐसा confession जो कि accused ने पुलिस ऑफिसर के सामने दिया हो, ठीक है, तो ऐसा confession prove नहीं किया जाएगा। मीन्स कोई ऐसी सस्वीकृति जो accused ने पुलिस ऑफिसर के सामने किया उसे साबित नहीं किया जाएगा। So what it states that no confession made to a police officer can be used against the accused in the court of law. तो ऐसा कोई भी confession जो कि accused ने पुलिस ऑफिसर के सामने प्रेजेंट किया है, पुलिस ऑफिसर के सामने कहा है, उसे अक्यूज के खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया जाएगा इन द कोड ऑफ लॉ, ठीक है। द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस सेक्शन इज टू अवॉइड एंटरटेनिंग फॉल्स और फोर्सफुल कन्फेशंस। तो बेसिकली यही कंसिडर किया जाता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने कही गई बात माननीय नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर होता है, हम लोग पुलिस वाले से डरते हैं, ठीक है। ये कंसिडर किया जाता है कि समटाइम्स पुलिस यूजेस इज फोर्स, ठीक है। तो किसी भी तरह के फॉल्स या फोर्सफुल कन्फेशन को ना एंटरटेन करने के लिए ही इस सेक्शन को एनुमरेट किया गया है, ठीक है। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। नाउ वी आर हैविंग अ केस R वर्सेस मुरुगन रामसे. So the court identifies the fact that police authority is capable of creating menace for accused. Its scrutiny. This section is framed टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एन अथॉरिटी. तो इस केस में ये बोला गया कि कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया कि पुलिस अथॉरिटी के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतनी
पार होती है कि वो कहीं ना कहीं एक मीनेस क्रिएट कर सकते हैं, यू नो, अ फीलिंग ऑफ थ्रेटन क्रिएट कर सकते हैं अक्यूज़ के अंदर, ठीक है। कोई भी इंस्पेक्शन करने के लिए, कोई भी सर्विलेंस करने के लिए, दे कैन यूज़ देयर पावर्स, दे कैन, यू नो, क्रिएट अ मीनेस इन द माइंड ऑफ अक्यूज। सो इसीलिए उनके समक्ष दिए गए कन्फेशन को यहाँ पर अगेंस्ट अक्यूज नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, एंड दैट इज़ वॉट द रीज़न कि लोगों को इस अथॉरिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए इस सेक्शन को फ्रेम किया गया था, राइट। नेक्स्ट केस इज सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. So a confession when written in a letter signed by the accused was delivered to police officer was considered admissible as it was not written in the presence of a police officer. तो देखो बेसिकली इस सेक्शन में जो बोला गया है वो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने प्रेजेंट करना है, राइट। तो अगर कोई ऐसा कन्फेशन है जो कि अक्यूज़ ने एक लेटर पर लिखा, ठीक है, और फिर पुलिस ऑफिसर को किसी के हाथों डिलीवर करा दिया, ठीक है, तो ऐसा एविडेंस किस कंटेक्स्ट में ये सेक्शन 25 वाली बात नहीं लागू होती है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस ऑफिसर सामने प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। इसीलिए जो लेटर के अंदर जो कन्फेस किया है अक्यूज़ ने वो एडमिसिबल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, वो मान्य कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज दैट वॉज नॉट रिटन इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर। अभी पुलिस ऑफिसर कौन होता है? सो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, पुलिस ऑफिसर इज एनी पर्सन हु इज क्लॉथ्ड विद द पावर्स ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक पुलिस ऑफिसर की पावर्स हैं, ठीक है, क्लॉथ मीन्स हु इज़ प्रोवाइडेड विद, सो एनी पर्सन हु इज़ प्रोवाइडेड विद द पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर इज नोन एज अ पुलिस ऑफिसर, राइट। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पुलिस ऑफिसर इज दैट ही मस्ट नॉट ओनली हैव द पावर टू मेक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम बट टू फाइल अ रिपोर्ट अगेंस्ट क्रिमिनल एंड हैव अ पावर टू प्रोसिक्यूट द क्रिमिनल। तो देखो एक पुलिस ऑफिसर का फीचर सिर्फ यही नहीं है कि ही हैज़ अ पावर टू इन्वेस्टिगेशन, कि किसी क्राइम के अंदर इन्वेस्टिगेशन करे, इसके साथ साथ ही हैज़ द पावर कि वो किसी भी क्रिमिनल मैटर में क्या नाम है क्रिमिनल के अगेंस्ट रिपोर्ट फाइल करे, ठीक है। उसके अलावा ही हैज़ अ पावर टू प्रोसिक्यूट द क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल के अगेंस्ट ऑफिशियली, यू नो, ऑफिशियली अक्यूज समवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। तो अभी वी आर हैविंग टू मोर केसेस, द केस ऑफ Abdul Rashid versus State of Bihar 2001. So in the Supreme Court held that the confessional statement made to the Superintendent of Excise was inadmissible because excise officer was a police officer under section 25 of Indian Evidence Act. तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्प किया कि कोई भी ऐसा जो इस केस में क्या होता है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट अक्यूज ने एक्साइज सुपरिटेंडेंट के सामने प्रेजेंट किया था, उसके सामने कबूल किया था, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट इनएडमिसिबल कंसिडर किया गया। क्यों? क्योंकि अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एक्साइज ऑफिसर को एक पुलिस ऑफिसर कंसिडर किया जाता है, और इस सेक्शन में वही कहा गया है कि एनी कन्फेशन विच इज़ मेड इन फ्रंट of police officer that will not be considered or that will not be proved against him, right। तो वही इसमें कि excise officer is पुलिस ऑफिसर, दैट्स वाई उसके सामने किया गया कन्फेशन भी इनएडमिसिबल कंसिडर किया गया। एंड देयर इज अ केस ऑफ राम जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1964. So in this it was held that custom officer, forest officer, prohibition sub inspector, मुखिया, चौकीदार, excise officer are not police officers. ये केस 1964 का है, ये पहले का है। तो इस केस में ये बोला गया था कि जितने भी ऑफिसर्स के मैंने भी नाम बताए ये सारे पुलिस ऑफिसर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन 2001 में बाद में आया था अब्दुल रशीद, जिसके अंदर ये बोला गया था कि एक्साइज ऑफिसर इज़ अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। सो दीज वर ऑल द केस लॉज जिसकी हेल्प से आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड सेक्शन 25. इन द लास्ट there is a sentence that however mere presence of police officer does not render the statement inadmissible. देखो सिर्फ पुलिस ऑफिसर की मेयर प्रेजेंस से ये नहीं है कि क्या नाम है यहाँ पे सेक्शन 25 को हम लोग पुट फोर्स कर रहे हैं और फिर उसका स्टेटमेंट इनएडमिसिबल कंसिडर किया जाएगा। इफ़ अ पर्सन ए मेक्स कन्फेशन टू बी एंड पुलिस ऑफिसर कैजुअली प्रेजेंट एंड ओवरहियर्स द सेम देन सच कन्फेशन बी कंसिडर्ड एज वॉलंटरी एंड एडमिसिबल। कि अगर एक ए पर्सन है जो कि एक अक्यूज है, उसने बी के सामने कन्फेशन किया अपने गिल्ट का, एंड जो एक पुलिस ऑफिसर थे वो लाइक बेयरली ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग साइड में खड़े थे वो, ठीक है, उन्होंने कैजुअली सुन लिया जो भी बात उसने कन्फेस की थी। तो यहाँ पे उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड पुलिस ऑफिसर को नहीं बोली, पुलिस ऑफिसर वाज जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड, उन्होंने उसको ओवरहियर कर लिया था। तो ये कन्फेशन एक वॉलंटरी कन्फेशन और एक एडमिसिबल कन्फेशन कंसिडर किया जाएगा। सो अ मेयर प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर डज नॉट रेंडर द स्टेटमेंट इनएडमिसिबल। तो आई होप सेक्शन 25 के कंटेक्स्ट में कोई डाउट नहीं बचा होगा। नाउ लुक अप टू द सेक्शन नंबर 26. Right, so what does it state? Confession by accused while in custody of police not to be proved against him. तो देखो 25 में हमने पढ़ा कि
कन्फेशंस टू पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे कन्फेशन वाइल इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, कि पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में अगर कन्फेशन किया है तो ऐसा कन्फेशन भी अक्यूज के खिलाफ प्रूफ नहीं किया जाएगा, राइट। सो कन्फेशंस मेड बाय अक्यूज पर्सन्स वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट देम अनलेस मेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, कि जब तक मजिस्ट्रेट भी साथ में प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक जो भी कन्फेशंस पुलिस कस्टडी में पुलिस के सामने प्रेजेंट किए गए हैं या पुलिस कस्टडी में बोले गए हैं, यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि पुलिस के सामने, पुलिस कस्टडी में कन्फेस किया गया है बाय द अक्यूज, तो ऐसे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स या ऐसे कन्फेशंस उन अक्यूज पर्सन्स के अगेंस्ट नहीं प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, दैट इज अ competent magistrate, secures the freedom, safety and voluntary nature of confession and the person confessing can do so without the fear of police officer। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक बोला कि the presence of magistrate, that is the competent magistrate, तो क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस ऑफिसर का एक दबाव रहता है, एक डर होता है हम लोग इंसान के अंदर, तो मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस क्या करती है, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस से एक फ्रीडम फील करता है कि उस पर्सन, एक सेफ्टी और एक वॉलंटरी नेचर का कन्फेशन वो कर सकता है, ठीक है, और तभी उस कन्फेशन की वैल्यू होगी और फिर उसके प्रेजेंस में दिया हुआ कन्फेशन जो है वो अक्यूज के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। सो पुलिस कस्टडी का बेसिकली क्या मतलब है, देखो कस्टडी हैज़ अ वाइडर मीनिंग, अ पुलिस मैन मे ले हिज हैंड ऑन अ पर्सन, हैंडकफ हिम, मे टेक हिम विद हिम, तो ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक मतलब है कस्टडी का, अगर एक पर्सन सिर्फ एक हाथ रख देता है उसके ऊपर दैट विल बी अ कस्टडी, ठीक है, उसको हैंडकफ कर लेता है दैट विल बी अ कस्टडी, उसको अपने साथ ले जाता है पुलिस स्टेशन तो दैट या कहीं और दैट विल बी अ पुलिस कस्टडी। अ police officer may not even touch a person but may keep such a control over him that the person so controlled cannot go anywhere he likes, ठीक है, his movement is in the control of police officer, कि even if वो पुलिस ऑफिसर उसको टच भी ना करे बट उसके बावजूद एक ऐसा कंट्रोल वो उसके ऊपर ले डाउन करते हैं पुलिस एक्यूज पर्सन के ऊपर कि वो इतना ज़्यादा अंडर कंट्रोल हो जाता है पुलिस ऑफिसर कि वो उस पुलिस की इच्छा के बगैर वो कहीं और जा भी नहीं सकता है, his movement is in the control of police officer, this is all what known as the police custody। So here we are having a case R versus Leicester, it's a good case। The accused was being taken in Tonga by police constable, तो एक accused person को पुलिस कांस्टेबल अपने साथ एक टांगा में लेके जा रहे थे, ठीक है। In the absence of constable, accused confessed to the Tonga driver that he had committed the crime, कि एक कुछ 4-5 मिनट के लिए फॉर अ मोमेंट पुलिस कांस्टेबल कहीं गए होंगे आसपास में ही, ठीक है, और वहाँ उसी तांगे के अंदर अक्यूज बैठा था और तांगा ड्राइवर था, तो उसी दौरान जिस पुलिस कांस्टेबल की एब्सेंस में अक्यूज ने अपना जो गुनाह था, जो कन्फेशन जो भी करना था वो उसने तांगा ड्राइवर को किया। द कन्फेशन वॉज हेल्ड टू बी इन पुलिस कस्टडी एज अक्यूज वॉज इन द कस्टडी ऑफ कांस्टेबल एंड इट मेक्स नो डिफरेंस ऑफ इस टेम्प्रेरी एब्सेंस। देखो ऑल्दो पुलिस ऑफिसर उस वक्त वहाँ, पुलिस कांस्टेबल उस वक्त उस टाइम पे उस जगह मौजूद नहीं थे, बट उसके बावजूद जो अक्यूज था वो पुलिस कस्टडी में ही था। इट डजंट मेक्स डिफरेंस कि वो वहाँ पे प्रेजेंट था या नहीं था, ठीक है। इवन इफ उसने टोंगा ड्राइवर को डिलीवर किया अपना कन्फेशन, दैट विल बी कंसिडर्ड एज हियर फॉर रिगार्ड टू सेक्शन 26, ठीक है। वो यही माना जाएगा कि अक्यूज ने कन्फेशन पुलिस कस्टडी में किया गया था, ठीक है। हियर वी आर हैविंग अ एक्सप्लेनेशन दैट इज ऑल्सो इन द बेयर एक्ट। मजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड द हेड ऑफ विलेज discharging magisterial functions in presidency of Fort St. George or elsewhere unless such headman is a magistrate exercising the powers of magistrate under criminal procedure code 1882। तो यहाँ बोला गया है एक्सप्लेनेशन में कि मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन के अंदर या मजिस्ट्रेट के मीनिंग के अंदर हेड ऑफ विलेज नहीं आएगा, मींस विलेज में नहीं इंक्लूड होंगे जो कि प्रेसिडेंसी टाउन में जैसे कि फोर्ट सेंट जॉर्ज में अपना मजिस्टीरियल फंक्शंस डिस्चार्ज करें। अच्छा, आप लोग लॉ वीटा से जुड़े तो आपने डेफिनेटली लीगल हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो जस्ट डू टेल मी फोर्ट सेंट जॉर्ज किसको कहते हैं, राइट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं बात कर रही थी कि ऐसा हेडमैन जो कि फोर्ट सेंट जॉर्ज प्रेसिडेंसीज में या और किसी प्रेसिडेंसीज में अपनी मजिस्टीरियल फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, वो हेडमैन तब तक मजिस्ट्रेट की कैटेगरी में नहीं आएंगे अनलेस दे एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट एज पर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1882, ठीक है। तो आई होप आपको पुलिस कस्टडी वाला कॉन्सेप्ट सेक्शन 26 क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू सेक्शन 27। सो व्हाट डज इट स्टेट्स,
how much of information received from accused may be proved. तो बेसिकली आई कैन से दैट जो सेक्शन 27 है, इट सर्व्स एज अ प्रोविजो टू सेक्शन 25 एंड 26, क्योंकि देखो 25 और 26 दोनों ही पुलिस ऑफिसर के कंटेक्स्ट में था कि या तो पुलिस ऑफिसर के सामने या पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में कोई कन्फेशन किया गया, दैट विल नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट एन अक्यूज्ड. लेकिन इट्स अ प्रोविजो बेसिकली. व्हाट इट स्टेट्स दैट कन्फेशन टू पुलिस एंड कंसिक्वेंशियल डिस्कवरीज. मैं पहले जनरली बता देती हूँ क्या है कि अगर किसी पर्सन ने कोई कन्फेशन किया पुलिस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में, ठीक है, और बाद में जो कन्फेशन किया वैसे तो वो प्रूव नहीं होगा, लेकिन कोई डिस्कवरीज की जाती हैं, ठीक है, उस केस के रिगार्ड में जो भी कुछ भी इन्वेस्टिगेशंस इंक्वायरीज होती हैं उससे जो कुछ निकल के आता है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट निकल के आता है, अगर वो ट्रू प्रूव हो जाता है उसके दिए हुए कन्फेशन से, तो उतना पोर्शन जो कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से मैच होता है उतने पोर्शन ऑफ कन्फेशन को एडमिसिबल कंसिडर करा जाएगा एंड रेस्ट विल बी कंसिडर्ड एज इनएडमिसिबल. और उस एडमिसिबल पोर्शन को यूज करते हुए दैट कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन. ये इसका जिस्ट है. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट्स देयर. If the confession of the accused is supported by the discovery of fact, then it may be presumed to be true. कि अगर अक्यूज के द्वारा दिया गया जो कन्फेशन है और जो उसके खिलाफ कुछ चीज़ें जो निकल के आई एविडेंसेस में या कुछ डिस्कवरी ऑफ आर्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स निकल के आए, इफ़ दे मैच, ठीक है, अगर वो सपोर्ट जाते हैं एक दूसरे को, ठीक है, दे रिजेंबल्स, देन दैट कैन बी प्रिज्यूम टू बी ट्रू. तो उसके द्वारा दिया गया उस कन्फेशन को, उस पार्ट ऑफ कन्फेशन को जो कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से मैच करता है, दैट विल बी प्रिज्यूम टू बी ट्रू. That's what I said, that section 27 serves as a proviso to section 25 and 26. The object is to permit a certain portion of statement made by accused to police officer admissible in evidence. Basically इस सेक्शन को लाने का, इस सेक्शन को एनिमरेट करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो अक्यूज़ ने अपनी बात कही है पुलिस कस्टडी में, उसके कुछ पोर्शन को एडमिसिबल कंसिडर करने के लिए ही इस सेक्शन को ले डाउन किया गया है, टू put certain portion of the statement as admissible in the evidence, right? अभी हम देखते हैं कि इस सेक्शन को फुलफिल करने के लिए क्या क्या कंडीशंस और इंग्रेडिएंट्स मस्ट हैं. सो कंडीशंस नेसेसरी फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 27 आर: फर्स्ट, द फैक्ट मस्ट हैव बीन डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द अक्यूज ऑफ ऑफेंस. तो जो फैक्ट डिस्कवर किया गया है उसके केस से रिलेटेड, वो फैक्ट कहीं ना कहीं डिस्कवर हुआ है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वाज बीइंग रिसीव फ्रॉम द अक्यूज. जो अक्यूज ने अपने कन्फेशन में इंफॉर्मेशन दी थी, उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से ही या फिर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वो कुछ फैक्ट ऑफ डिस्कवरी हुआ है, ठीक है, ये ज़रूरी है. प्लस द पर्सन गिविंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस. जो पर्सन ने इन्फॉर्मेशन दी थी, बेसिकली बोलो तो जिस पर्सन ने पुलिस कस्टडी में कन्फेशन किया था, वो पर्सन अक्यूज ही होना चाहिए, अक्यूज ऑफ दैट ऑफेंस जिसका प्रोसीजर चल रहा है, ट्रायल चल रहा है. थर्ड, ही मस्ट बी इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर. ज़रूरी है कि जिस वक्त उसने स्टेटमेंट दिया, कन्फेशन किया, वो पुलिस कस्टडी में था, ठीक है. Fourth, that portion only of information which relates distinctively to the fact discovered can be proved. तो सिर्फ वही पोर्शन जो भी डिस्कवर्ड फैक्ट से कनेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन के, उतने ही पार्ट को प्रूव किया जा सकता है अक्यूज के अगेंस्ट, ठीक है. रेस्ट पोर्शन जो भी है जो कि डिस्कवरी में नहीं निकल के आया टू बी ट्रूथ, उसको इनएडमिसिबल कंसिडर किया जाएगा एज यूजुअल, जो कि 25 और 26 में किया गया था. एंड लास्ट पॉइंट इज, बिफोर द स्टेटमेंट इज प्रूव्ड, somebody must depose that some articles were discovered in consequence of information received from the accused. ठीक है, कि जैसे स्टेटमेंट को प्रूव क्या नाम है, अक्यूज के अगेंस्ट प्रूव करने से पहले ज़रूरी है कि किसी न किसी पर्सन ने वो बताया हो कि ये आर्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं या फिर ये फैक्ट डिस्कवर हुए हैं इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन विच वॉज बीइंग रिसीव फ्रॉम द अक्यूज. सो दीज ऑल द कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 27. नाउ वी आर हैविंग टू केसेस. The first is Bhanu and others versus State of UP 2000. So here it was said that the statement made as to the weapons used in the offense and confession of offense under this section is admissible in evidence only and only as to the discovery of weapons and not as to the confession of offense. तो क्योंकि यहाँ पे जब अक्यूज ने अपना कन्फेशन किया तो उसमें उसने ये भी बताया था कि उसने किस किस वीपन्स का इस्तेमाल करके ऑफेंस कमिट किया, कि उसने किसी पर्सन का मर्डर किया था चाकू की मदद से या फिर तलवार की मदद से या फिर किसी और वीपन की मदद से. तो उसने उसमें उस चीज़ को स्टेट किया था, ठीक है. और ये जब डिस्कवरी हुई चीज़ों की, तो दैट
ये दिस आर्टिकल वॉज बीइंग डिस्कवर्ड कि हाँ इसी चीज़ का इस्तेमाल किया था, तो ओनली दैट पोर्शन जो कि रिकवर्ड हुआ है आफ्टर दैट डिस्कवरी उसको एडमिसिबल कंसिडर किया जाएगा, एंड रेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कन्फेशन ऑफ ऑफेंस, राइट. नेक्स्ट केस इज महेंद्र मोंडाल वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1991. So the statement leading to discovery can be used only against the maker of the statement and not against the non-makers. तो ये याद रखने की चीज़ है, जो स्टेटमेंट जो मैचेज विद द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट और डिस्कवरी ऑफ द आर्टिकल्स, ठीक है, जो कि अब आफ्टर द डिस्कवरी एंड जो अक्यूज़ के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रही है, अक्यूज़ के खिलाफ प्रूव होने जा रही है, दैट कैन ओनली बी प्रूव्ड अगेंस्ट द स्टेटमेंट मेकर्स नॉट द नॉन मेकर्स, ठीक है. जिसने स्टेटमेंट दिया है दैट वाज अक्यूज, सिर्फ उसी के खिलाफ इस्तेमाल होगी, नॉन मेकर्स के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी. तो ये हमारा पूरा हुआ सेक्शन 27. अभी 28 देखते हैं. So section 28 states that confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise relevant. तो बेसिकली कन्फेशन विल बी रेलिवेंट आफ्टर द रिमूवल ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस. तो देखो हमने सेक्शन नंबर अपना 24 में पढ़ा था कि अगर कोई भी कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस देके किया गया है तो वो नॉन वॉलंटरी कंसिडर किया जाएगा एंड दैट विल नॉट बी डीम्ड एज अ कन्फेशन. तो यहाँ यही बोल रहा है कि अगर उस तरीके के इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस को अगर हटा दिया गया अक्यूज़ के ऊपर से, ठीक है, तो उसके और रिमूवल के बाद अगर वो उस कन्फेस कर रहा है कुछ भी अक्यूज़, तो उसे कन्फेशन कंसिडर किया जाएगा. दैट कन्फेशन विल बी कंसिडर्ड एज रेलेवेंट और वैलिड. सो इट प्रोवाइड्स दैट इफ देयर इज सम ITP, that is inducement, threat or promise, given to the accused in order to obtain confession of guilt from him, but the confession is made after the impression caused by that inducement, threat or promise has been fully removed. In opinion of the court, the confession will be relevant because it becomes voluntary and admissible. तो यहाँ यही बोल रहे हैं कि अगर ऐसा inducement, threat or promise अगर दिया गया था accused को उससे सच उगलवाने के लिए, अपना वो जुल्म कबूल कराने के लिए, उसके कन्फेशन को क्या नाम है, गिल्ट को कन्फेस कराने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा था या फिर वो डर रहा था, जो भी है, तो जब एक बार कोर्ट की नज़रों में ऐसा, कोर्ट को ऐसा लगता है कि अब वो ITP रिमूव हो चुका है, उसे हटा दिया गया है और उसके बाद अक्यूज़ ने कन्फेस किया है अपना गिल्ट, तो उस कन्फेशन को रेलेवेंट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि अब उसके ऊपर किसी भी तरह का थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई फियर नहीं है. सो दैट कन्फेशन विल बी डीम्ड एज वॉलंटरी एंड उसको एडमिसिबल माना जाएगा और वो कन्फेशन अक्यूज़ के अगेंस्ट प्रूव हो सकता है, राइट. यही बोला है इसमें. This removal is done either by intervening lapse of time or by removal of person holding the accused under inducement. तो कैसे हटाया जाएगा ITP? तो देखो, या तो इंटरवीनिंग करके किसी थर्ड पार्टी ने या किसी ने इंटरवीन किया मैटर में और वो जो भी पर्सन था उसको हटाया, ठीक है, उसको रिमूवल किया, या जो थ्रेट था, जो प्रॉमिस था, उसे हटाया, या लैप्स ऑफ टाइम बाय द लिमिटेशन ऑफ पीरियड, ठीक है. तो ये सारे मेथड्स हैं. नाउ वी आर हैविंग अ केस शोभा परम वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1959. सो हियर इट वाज सेड दैट the onus to prove that inducement has been removed is upon the prosecution. तो ये ओनस, ये बर्डन प्रूफ करने का कि इंड्यूसमेंट जो है वो हट चुका है या थ्रेट हट चुका है या किसी भी तरह का प्रॉमिस अब नहीं है, ठीक है, तो ये किसके ऊपर लाई करेगा? इट विल लाई अपॉन दी प्रोसिक्यूशन. ये प्रोसिक्यूशन को ही प्रूव करना होगा कि अब इंड्यूसमेंट नहीं है और जो कन्फेशन दिया गया दैट वाज वॉलंटरी एंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज रेलेवेंट एंड एडमिसिबल, ठीक है. तो 28 समझ में आ गया. अब हम 28 देखते हैं. So let's see what section 29 states that confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy etc. तो यहाँ बोल रहे हैं कि कोई ऐसा कन्फेशन जो कि जनरली रेलेवेंट होगा, ठीक है, वो इररेलेवेंट नहीं होगा, नहीं माना जाएगा बिकॉज कि उसको सीक्रेटली लिया गया, कि उसको प्रॉमिस किया गया कि तुम मुझे बता दो और मैं ये सीक्रेट रखूँगा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, तुम मुझे बता दो, ठीक है. या फिर इस तरीके से कि उसको धोखा देके, धोखाधड़ी करके उसके साथ, या उसको शराब के नशे से उससे उगलवाया, किसी न किसी तरीके से फ्रॉडलेंट वे में उससे उगलवाया जो उसका सच है या जो उसने क्राइम किया है उसके रिगार्ड में. तो अगर भले ही थोड़ा बहुत ये धोखा वगैरह करके या फ्रॉड प्रॉमिस देके या शराब के नशे में या कोई क्वेश्चन एंड आंसर पूछ के उससे उसका कन्फेशन कराया गया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेलेवेंट. मेयर बोला गया यहाँ पे, मेयर रीजंस. देखो जनरली तो 28 में हमने पढ़ा था कि इंड्यूसमेंट हो गया, थ्रेट हो गया, प्रॉमिस हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ हो गई, ये अगर इसके माध्यम से कन्फेशन निकलवाया गया है वो आपका वॉलंटरी नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है. लेकिन यहाँ पे देखो, एक तो ये भी चीज़ है कि बहुत दफ़ा चीज़ें डिपेंड्स अपॉन द प्रूडेंस ऑफ द कोर्ट
इट डिपेंड्स अपॉन द पैनल कि वो किस बेसिस पे जज कर रही है। तो यहाँ पे सेक्शन 29 क्या कहता है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इट लेज डाउन दैट इफ़ अ कन्फेशन इज रेलिवेंट इट कैन नॉट बी इरेलीवेंट इफ इट वॉज टेकन फ्रॉम द अक्यूज बाय, कि जनरली एक कन्फेशन रेलिवेंट है लेकिन सिर्फ इन सारी फॉलोइंग बातों की वजह से वो रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। क्या क्या बातें हैं? पहला, दैट कन्फेशन जो है दैट वाज गिवन बाय द अक्यूज गिविंग हिम प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, कि जिस व्यक्ति ने उससे कन्फेशन कराया है अक्यूज से, उसने उसे एक प्रॉमिस दिया था कि ऐसा है भाई, तू मुझे बता दे कि तूने क्या क्या ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, तू अपना जुल्म कबूल कर, बता क्या बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं सीक्रेट रखूंगा, ठीक है, अगर ऐसे निकलवाया गया। दूसरा, बाय डिसीविंग हिम, उसको फ्रॉडलेंट तरीके से उसको धोखा देके कि क्या नाम है उसके पास गए और भाई कैसा है ये सब वगैरह नॉर्मली तरह से, और अपने पास किसी अपने अपने ड्रेस में छोटा सा कैमरा छुपा के ले गए, या फिर उसे किसी ऐसी जगह पे ले गए जहाँ कहा कि चलो बैठते हैं बातें करते हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं कैमराज वगैरह सेटअप थे, तो कहीं ना कहीं उसको डिसीव करके सच उगलवाया या कन्फेशन कराया, तो दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रेलिवेंट। तीसरा, व्हेन ही वाज ड्रंक, कि जब वो नशे की हालत में था और उस नशे की हालत में उससे निकलवाया सच कि उसने क्राइम कमिट किया है या नहीं किया है, तो ऐसा कन्फेशन भी यहाँ पे रेलिवेंट कंसिडर किया जाएगा। फोर्थ, बिकॉज इट वॉज मेड क्लियर इन आंसर टू क्वेश्चन विच ही नीड नॉट हैव आंसर्ड, कि उसने किसी ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते हुए अपने जुल्म को कबूल किया जिस आंसर को उसको एक्चुअली नहीं देना था। कि बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि जिनका अगर हम आंसर दे देंगे वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाने होते हैं, लेकिन अक्यूज ने बाय मिस्टेक या बाय सम रीज़न उसने उस ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे दिया जिसमें उसने अपने गिल्ट को कन्फेस करा, तो ऐसे आंसर को भी कन्फेशन कंसिडर करते हुए उसको रेलिवेंट माना जाएगा। जैसे कई दफ़ा क्या होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन अथॉरिटीज़ होती हैं, ये लोग पूरी क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं अक्यूज से, ठीक है, कोई भी केसेस के बेसिस पे, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो सीधी तरीके से आंसर नहीं देते तो उससे थोड़ा सा टेढ़े तरीके से आंसर पूछा जाता है। अच्छा, ऐसे नहीं, वैसे घुमा फिरा के जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं जो अक्यूज़ है वो भूल जाता है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने गिल्ट को कन्फेस कर रहा हूँ, तो जब वो कैसे किसी क्वेश्चन को आंसर कर देता है तो दैट आंसर विल बी कंसिडर्ड एज कन्फेशन, दैट वुड बी रेलेवेंट, राइट। एंड फिफ्थ इज बिकॉज नो वार्निंग वॉज गिवन दैट ही वॉज नॉट बाउंड टू से एनीथिंग एंड व्हाटएवर ही विल स्टेट विल बी यूज अगेंस्ट हिम। देखो, अगर आपने 164 सेक्शन पढ़ा होगा CRPC में, उसका जो सेक्शन सबसेक्शन 3 है, इट स्टेट्स दैट जब 164 के अंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा तो ज़रूरी है कि उसको बताया जाए, वार्न किया जाए अक्यूज पर्सन को या जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है कि ये तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको क्लियर कट वार्न किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट निकलवाया गया जिसमें उसको देने से पहले वार्निंग नहीं दी गई कि तुम बाउंड नहीं हो मुझसे देने के लिए और तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी वार्निंग नहीं दी गई थी, तो ऐसा स्टेटमेंट भी यहाँ पे कन्फेशन एज अ रेलेवेंट कंसिडर किया जा सकता है। तो देखो, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट नंबर 5 है वार्निंग के रिगार्ड में, ये जुडिशियल कन्फेशन की बात नहीं करता है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात करता है। और इसी चीज़ से लिंक होके हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ आता है। अच्छा, अभी केस बताने से पहले अभी आप सोचेंगे कि क्या जुडिशियल कन्फेशन कौन से होते हैं और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कौन से होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आता अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होता। नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड आप अभी देखिए, और जो वीडियो का लिंक है वो ऊपर आई पॉप पे आ रहा है, यू कैन वॉच दैट फ्रॉम देयर, ठीक है। तो मैं अभी आपको थोड़ा जस्ट बताई थी कि जुडिशियल कन्फेशन वो कन्फेशन होते हैं जो कि कोर्ट के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने दिए जाते हैं, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो कन्फेशन होते हैं जो कि आउट ऑफ द कोर्ट या फिर जो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिए जाते, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के सामने दिए जाते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल स्टडी उस वीडियो में डिस्कस किए। तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट केस है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंगाड़ा सिंह, 1964 का केस है। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट इज नॉट रिकॉर्डेड एज पर डायरेक्टेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इट वुड नॉट बी एडमिसिबल। कि अगर मजिस्ट्रेट ने कन्फेशन रिकॉर्ड किया है लेकिन 164 के अकॉर्डिंग या उसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो ऐसा जो कन्फेशन है वो एडमिसिबल नहीं कंसिडर किया जाएगा। देयरफॉर इट वुड बी इम्प्लाइड दैट अ कन्फेशन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC विदाउट वार्निंग वुड नॉट बी एडमिसिबल। तो अगर 164 के अंदर आपको CRPC के अंदर रिकॉर्ड करना है कन्फेशन मजिस्ट्रेट को, तो ज़रूरी है कि वो पूरी डायरेक्शंस दें, वार्निंग्स दें कि ये जो तुम दे रहे हो, जो हम तुमसे पूछ रहे हैं, जो तुम स्टेटमेंट दे रहे हो, तुम उसे देने के लिए बाउंड नहीं हो और ये तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर नहीं किया गया प्रॉपर डायरेक्शंस में तो वो एडमिसिबल नहीं कंसिडर किया जाएगा। एंड देयरफॉर विद दिस द करेक्ट व्यू इज दैट सेक्शन 29 अप्लाइज टू एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। इससे हम ये भी एन्यूमरेट करते हैं कि बेसिकली जो सेक्शन 29 का एम्बिट है, दैट इज
आउट ऑफ द जुडिशियल कन्फेशंस, और ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पे अप्लाई होता है। तो आई होप आपको सेक्शन 29 क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट का पॉइंट रहता नहीं। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। अब हमारा यहाँ का लास्ट सेक्शन बचता है सेक्शन 30। सो लेट्स सी सेक्शन 30। Alright, so section 30 states that consideration of proved confession affecting the person making it and others jointly under trial for same offense। बेसिकली ये बोल रहा है कि जब कोई कन्फेशन अक्यूज़ करता है, ठीक है, अपने गिल्ट को एडमिट करते हुए, ठीक है, तो वो जो कन्फेशन है वो जो जिन और अपने को अक्यूज़ के साथ वो ट्राई हो रहा है फॉर द सेम ऑफेंस, उनके ऊपर भी उनके अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। तो उसी के बारे में बताता है कि कन्फेशन अफेक्टिंग द को अक्यूज। सो इट स्टेट्स दैट व्हेन मोर पर्सन्स देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है, जब एक से ज़्यादा लोग सेम ऑफेंस के लिए टुगेदरली या जॉइंटली ट्राइड हो रहे हैं, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर केस, एंड अ कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड टू सम अदर्स ऑफ सच पर्सन इज प्रूव्ड, कोर्ट में टेक इन टू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज अगेंस्ट द पर्सन एज अगेंस्ट द पर्सन हु इज़ मेकिंग इट एज वेल एज सच अदर पर्सन। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर उस केस के अंदर जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग एक साथ ट्राई किए जा रहे हैं एक सेम ऑफेंस के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे किसी एक पर्सन का, किसी एक अक्यूज़ का कन्फेशन जो है, जो उसने दिया है, जो कि उसे भी अफेक्ट कर सकता है अगर अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जाए, और उसके साथ साथ बाकी को अक्यूज़ के अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। तो कोर्ट में टेक इन टू कंसिडरेशन सच कन्फेशन, तो ऐसे कन्फेशन को कोर्ट कंसिडरेशन में ले सकता है, और उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने वो कन्फेशन किया है, प्लस उन सारे अक्यूज़ के जो उसके साथ टुगेदरली ट्राइड हो रहे फॉर द सेम ऑफेंस, उनके अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट, देखो हेयर ऑफेंस इंक्लूड्स अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस एज वेल एज अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस, ठीक है, यहाँ पे अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस भी ऑफेंस के मीनिंग ऑफ एम्बिट में आएगा, और अटेम्प्ट टू कमिट दैट ऑफेंस। अभी सेक्शन 30 से रिलेटेड वी आर हैविंग टू केसेस। फर्स्ट इज ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ सी। एक केस था, उसमें ए और बी जॉइंटली ट्राइड थे फॉर द मर्डर ऑफ सी। दोनों ने ये उनके ऊपर चार्जेस लगे थे कि उन दोनों ने सी का मर्डर किया है, ठीक है, और उनका ट्रायल चल रहा था साथ में। इट इज़ प्रूव्ड दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर्ड सी। ए ने कन्फेशन किया कि मैं, हाँ ये सच है कि मैंने और बी ने मिलकर सी का मर्डर किया, और ये चीज़ प्रूव भी हो गई थी। सो हियर द कोर्ट में कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी। तो यहाँ पे कोर्ट जो है इस कन्फेशन को, ए के द्वारा दिया गया इस कन्फेशन को बी के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बी के खिलाफ भी प्रूव कर सकते हैं द कोड ऑफ लॉ, ठीक है। दूसरा इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि ए इज़ ऑन इज ट्रायल फॉर मर्डर ऑफ सी, कि ए का ट्रायल चल रहा है कि उसने सी का मर्डर किया है फॉर द मर्डर ऑफ सी। There is evidence to show that C was murdered by B and A, and that B said A and I murdered C. तो एविडेंसेस जितने भी थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनसे ये पता चला कि सी जो है वो बी और ए ने मिल के सी को मारा है, ये चीज़ प्रूव होती है, ठीक है। और बी ने अपने ट्रायल में ये कहा भी है कि ए और मैंने मिल के सी का मर्डर किया है। तो इससे हमें पता चलता है कि ए का ट्रायल अलग चल रहा है और बी का ट्रायल अलग चल रहा है। इन लोगों ने ऑफेंस भले ही सेम किया, लेकिन इन लोगों का ट्रायल अलग अलग चल रहा है। सो दिस स्टेटमेंट में नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कोर्ट अगेंस्ट ए एज बी इज नॉट बीइंग जॉइंटली ट्राइड। तो यहाँ पे क्योंकि बी ने जो अपना कन्फेशन किया है कि मैंने और ए ने मिलके किया है सी का मर्डर, ये उसने अपने ट्रायल में कहा है, उस दोनों साथ में ट्राइड नहीं हो रहे हैं फॉर द सेम ऑफेंस। तो यहाँ पे बी का दिया हुआ स्टेटमेंट ए के अगेंस्ट नहीं इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज दे बोथ आर नॉट जॉइंटली ट्राइड। राइट, तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है सेक्शन 30। हमारे पास एक केस है, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1952। So in this case, without the confession of his co-accused, there was not much evidence against accused कि एक केस के अंदर अक्यूज़ ने कन्फेशन दिया, ठीक है, कि मैंने और मेरे को अक्यूज़ ने, फॉर एग्जांपल ए ने कन्फेशन किया कि ए और बी वहाँ पर दोनों लोगों ने मिलके हाँ हमने सी का मर्डर किया था, उसने कन्फेशन किया था। लेकिन ए के इस स्टेटमेंट के अलावा, ए के इस कन्फेशन के अलावा को अक्यूज़ के खिलाफ, मतलब बी के खिलाफ कोई भी और कोरोबोरेटेड एविडेंस नहीं प्रूव हो पा रहे हैं, कोई एविडेंस मिल ही नहीं रहे हैं कि जो ए ने कहा वो सच है कि या फिर सच में सी का मर्डर किया है। सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट a man should not be deprived of his life or liberty
ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द अनकोरोबोरेटेड कन्फेशन ऑफ हिज को-अक्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पर्सन को उसकी लाइफ से डिप्राइव ऑफ नहीं किया जाएगा या फिर उसकी लिबर्टी उससे नहीं छीनी जाएगी, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट अनकोरोबोरेटेड कन्फेशन, सिर्फ उस अनकोरोबोरेटेड कन्फेशन की वजह से जो कि उसके को-अक्यूज ने किया है, क्योंकि जो कन्फेशन को-अक्यूज ने किया है उसको प्रूव नहीं, वो नहीं प्रूव हो पा रहा था बाय एनी ऑफ द कोरोबोरेटेड एविडेंस, उसके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पे उस को-अक्यूज के ऊपर वो कन्फेशन का जो कंसिडरेशन था वो नहीं लिया गया अगेंस्ट हिम, सिर्फ जिसने जो मेकर था उस कन्फेशन का उसी के अगेंस्ट यूज़ किया गया। दिस वॉज बीइंग हेल्ड इन कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो यही है हमारा को-अक्यूज के कॉन्सेप्ट के रिगार्ड में सेक्शन 30। तो गाइज हमने 24 to 30 सारे सेक्शन कवर कर लिए, डिटेल पढ़ा, इंग्रीडियंट्स पढ़ा, केस पढ़ा, इलस्ट्रेशन पढ़ा, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हमारा रिट्रैक्टेड कन्फेशन का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन। सो लेट्स सी दैट वेरी क्विकली। क्या मतलब होता है रिट्रैक्शन का? देखो, रिट्रैक्शन का हमने पहले ही पढ़ा था लास्ट वीडियो में। देखो, हमने पढ़ा था कि कन्फेशन कैन बी रिट्रैक्टेड, लेकिन एडमिशन कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड। मीन्स इन कन्फेशन रिट्रैक्शन इज पॉसिबल, वाइल इन एडमिशन रिट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो रिट्रैक्शन क्या है कि किसी चीज़ से बेसिकली अगर मैं जनरल लेमैन लैंग्वेज में मतलब बताऊँ तो रिट्रैक्शन मीन्स पीछे हटना या मुकर जाना अपनी बात से, या किसी चीज़ को वापस ले लेना। तो वही रिट्रैक्टेड कन्फेशन कि अगर आपने पहले कुछ कहा लेकिन एक अर्लियर स्टेज पे आके आप उस चीज़ से मुकर जा रहे हो या आप उस चीज़ से पीछे हट के कुछ और बोल रहे हो। तो लेट्स सी दैट द इंग्लिश मीनिंग ऑफ रिट्रैक्शन इज द एक्शन ऑफ ड्रॉइंग बैक समथिंग, या द एक्शन ऑफ विड्रॉइंग समथिंग, राइट। रिट्रैक्शन कन्फेशन इज अ टाइप ऑफ कन्फेशन इन विच अ स्टेटमेंट इज मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन बिफोर द ट्रायल बिगिंस, by which he admits to have committed the offense, but which repudiates or revoke at the trial। कि retracted confession क्या है? कि एक ऐसा confession या ऐसा statement जो कि accused person ने ट्रायल शुरू होने से पहले दिया था, उसमें उसने अपने गिल्ट को एडमिट किया था, उसने अपने जुल्म को कबूल किया था, ठीक है। लेकिन एट द अर्लियर स्टेज या फिर जब ट्रायल शुरू हुआ तब उसने उस चीज़ से मुकर गया वो, ठीक है। उस चीज़ को उसने कैंसिल किया, नहीं बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से उसने रिफ्यूज़ कर दिया। तो दैट कन्फेशन जो उसने ड्यूरिंग द ट्रायल बिफोर द ट्रायल बिगिन उसने किया था, दैट इज़ नोन एज रिट्रैक्टेड कन्फेशन, जिसको उसने लेटर स्टेज पे या एट द टाइम ऑफ ट्रायल उसने उसे रिवोक किया और रेपुडिएट किया, ठीक है। रिट्रैक्टेड कन्फेशन कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट द पर्सन हु इज कन्फेसिंग सम रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट if it is substantiated by another independent and corroborated evidence। देखो, retracted confession जो है वो statement maker के against इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब accused person जिसने confession किया है, जिसने retracted confession किया है, उसके खिलाफ proof हो सकता है in the court of law if it is substantiated by another independent and corroborated evidences। कि अगर वो जो उसने बात कही है वो corroborated evidence के साथ में जितने भी direct और indirect evidences से, independent evidences जो कि बिना किसी फ्रॉडुलेंट और बिना किसी इंड्यूसमेंट के रिकवर हुए हैं, किसी इंडिपेंडेंट एविडेंसेस से अगर हम उसको सब्सटेंशिएट करें, उसको मैच करें या उसको हम क्रॉस चेक करें, तो हमें पता चलता है कि हाँ जो उसने रिट्रैक्टेड कन्फेशन किया है दैट गोज अगेंस्ट हिम, तब हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगेंस्ट दी कन्फेशन मेकर। इट हैज़ बीन लेड डाउन एज अ रूल ऑफ प्रैक्टिस इन प्रूडेंस नॉट टू रिलाई ऑन रिट्रैक्टेड कन्फेशन अनलेस कोरोबोरेट। तो ये कई सारे केसेस में जो भी हेल्ड हुआ उसके थ्रू थ्रू दी एक जनरल रूल बन गया, एक रूल ऑफ प्रैक्टिस बन चुका है कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन पे तब तक रिलाई नहीं किया जाएगा जब तक वो कोरोबोरेटेड नहीं हो जाता है बाय द एविडेंसेस, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ वी हैविंग अ केस प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ रिट्रैक्टेड कन्फेशन हैज एनफ वैल्यूज टू फॉर्म एनी अदर लीगल ग्राउंड टू एस्टेब्लिश एनी कन्विक्शन only if the court satisfied that it was true and was on someone's own will, but the court has to testify that the conviction cannot be solely made on such confession until and unless they are corroborated, ठीक है, by the evidences। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन के पास एक दैट हैज़ एनफ एविडेंशियरी वैल्यूज़ जिसके बेसिस पे लीगल ग्राउंड बना के जो कि अक्यूज़ के खिलाफ
उसके कन्विक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अगर वो कन्फेशन ट्रू था और उसने अपनी फ्री विल से मतलब वॉलंटरीली उस कन्फेशन को किया था। लेकिन ज़रूरी है कोर्ट इस चीज़ को टेस्टिफाई करे कि जो उसका कन्फेक्शन है वो सोली उसके कन्फेशन के बेसिस पे नहीं होगा। ज़रूरी है कि वो कन्फेशन जो है वो टेस्टिफाई हो विद द कोरोबोरेटेड एविडेंसेस। ठीक है, अगर एविडेंसेस से मेल खाता है, मिलता है, ठीक है, दोनों चीज़ दे डिस्कवर एट अ सेम लेबल, ठीक है, तो तब जाके उस कन्फेशन के बेसिस पे जो कोर्ट है वो अक्यूज को कन्विक्ट कर सकती है। तो आई होप रिट्रैक्टेड कन्फेशन समझ में आ गया होगा। नाउ वी नीड टू नो कि कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है। एविडेंशियरी मीन्स रिलेटेड टू द एविडेंस, क्या वैल्यू है कन्फेशन की। सो द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन हैज़ बीन एक्सप्लेन बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ शंकरिया वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। इस इंपॉर्टेंट केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन एक्सप्लेन की थी। Here it is well settled that a confession, if voluntarily and truthfully made, it is an efficacious proof of guilt। तो यहाँ कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी कन्फेशन किसी भी केस में अक्यूज़ ने वॉलंटरीली किया है, मतलब अपनी स्वेच्छा से किया है, फ्री विल के साथ किया है और ट्रुथफुली किया है, उसने उसमें कोई झूठ नहीं बोला, कोई डिसीव नहीं क्रिएट किया है, उसने ट्रुथफुली बोला, वॉलंटरीली बोला है, तो ऐसा कन्फेशन एक डिज़ायर्ड, एक effective proof of guilt consider किया जाएगा। Therefore, when in a case prosecution demands conviction of accused primarily on the basis of his confession recorded under section 164 of CRPC, court must apply a double test। पहला, whether the confession was perfectly voluntarily, and दूसरा, if so, whether it is true and trustworthy। तो यह ज़रूरी है कि अगर किसी केस के अंदर प्रोसिक्यूशन ये डिमांड कर रहा है कि उसके कन्फेशन के बेसिस पे, जो कि कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया है बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164, उसके बेसिस पे कोर्ट जो है अक्यूज को कन्विक्ट करे, तो कोर्ट को डबल टेस्ट करना होगा। दो चीज़ देखनी होगी, पहला कि क्या वो कन्फेशन वॉलंटरीली दिया गया, मतलब उसने अपने खुद की इच्छा से फ्री विल के साथ दिया, और दूसरा कि वो कन्फेशन सच था, ट्रस्टवर्दी था, और कोरोबोरेटेड एविडेंस से जो हमने डिस्कवर किया तो दैट वाज केम आउट एज ट्रू एंड ट्रस्टवर्दी। तो ये एविडेंशियरी वैल्यू केस में शंकरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड की थी। तो गाइज इस वीडियो में हमने सब कुछ कवर करा, सेक्शन 24 से 30 डिटेल्ड सेक्शंस, रिट्रैक्टेड कन्फेशन और एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन। तो आई होप यू ऑल गेट ऑल दोज थिंग्स। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। हमारा कन्फेशन पूरा हो गया है कवर, पार्ट 1 में हमने डिस्कस की चीज़ें और पार्ट 2 ये पूरा हो गया, ठीक है। सो दिस वॉज इट। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया, आपको अगर समझ में आई चीज़ें, एक्सप्लेनेशन, नोट्स, तो जस्ट गिव इट अ लाइक, ठीक है। लाइक बटन पे आप क्लिक करके लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लॉविटा को, लॉविटा पे डिफरेंट लॉ सब्जेक्ट के नोट्स और एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स प्रोवाइड करती रहती हूँ, बहुत सारे करे हैं और आगे भी कंटिन्यूड रहेंगे। एंड यू कैन ऑल्सो शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल का लिंक, हमारे वीडियोस के लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ द सेम, और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो मोर नंबर ऑफ पीपल गेट कनेक्टेड विद मी। इंस्टाग्राम आईडी पे, इंस्टाग्राम पे मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं लॉविटा पेज पे, और उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। उस पर हम लोग नोट्स शेयर करते हैं, कोई भी डाउट्स है वो क्लियर करते हैं। सो दिस वॉज इट गाइज, जस्ट बी ट्यून्ड विद माई चैनल, stay happy, keep studying, keep motivating yourself each day that you have to focus on your goal and you have to achieve your success path. This was it. Thank you so much again. Have a nice day. Bye bye. Take care.